अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अब एक दिलचस्प और फैसला कुन मरहले तक पहुंच चुका है। खासतौर पर टूर्नामेंट में भारत के लिए आगे बढ़ना और सेमीफाइनल तक पहुंचना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज सुपर 8 मरहले के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 255 रन का बड़ा हदफ दे दिया। वेस्ट इंडियन बैटर्स ने मैदान में छक्के चौकों की बारिश कर दी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज की इनिंग्स में 19 छक्के और 16 चौके शामिल थे। ये टी20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा हदफ है। सबसे बड़ा हदफ का रिकॉर्ड श्रीलंका के पास 260 रन का है, जो उसने 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ बनाया था। वेस्ट इंडीज की जानिब से इतना बड़ा टोटल किए जाने के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई है और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। अगर वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को और जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और भारत ने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को भी हरा दिया तो वेस्ट इंडीज और भारत के 4-4 पॉइंट्स होंगे और जनूबी अफ्रीका के भी 4 पॉइंट्स होंगे, यानी फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल तक रसाई पहले ही अगर मगर का शिकार हो गई थी। कल सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में रन के एतबार से भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। 2010 के वर्ल्ड कप में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 49 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारतीय टीम को मुसलसल 12 कामयाबियों के बाद यह पहली शिकस्त हुई है। दिफाई चैंपियन भारत की टीम 2024 के वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस से लेकर कल तक नाकाबिल शिकस्त थी। इससे पहले आखिरी बार 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया था। कल जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद सुपर 8 के ग्रुप 1 में शामिल भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर, जैसा कि हमने बताया, मुश्किल हो गया है, जहां भारत के साथ जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं और टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। जनूबी अफ्रीका से 76 रन से हारने के बाद भारत का नेट रन रेट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस वक्त भारतीय टीम का नेट रन रेट -3.8 है और ख़ासतौर पर आज वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 254 रन स्कोर किए जाने और जो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जिम्बाब्वे को बड़े रन से हराने के बाद ये मार्जिन और बड़ा हो जाएगा। रन रेट वेस्ट इंडीज़ का बेहतर हो जाएगा, भारत को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान का भी कल अहम मैच है जो कि पाकिस्तान को जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मनसूख हुआ, 1-1 से बराबर हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड का कल का मैच पाकिस्तान को जीतना है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद, इसके अलावा हमारे साथ अहमद शहजाद मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर, जैसा कि ताबिश हाशमी कह रहे थे, आपको नजूमी कहें, माहिर फल्कियात कहें, क्रिकेटर कहें, आपने जो अभिषेक शर्मा के बारे में कहा वो सच साबित हुआ। वो भारतीय जो आप पर शदीद तनकीद कर रहे थे और पता नहीं किस किस किस्म के अल्फाज से आपको नवाज रहे थे, वो कह रहे हैं मोहम्मद आमिर ठीक कह रहे थे। आपने कहा कि शायद ये सेमीफाइनल में ना पहुंचे, अब सेमीफाइनल के लाले नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने शाहजेब भाई पहले भी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है हमारा थोड़ा बहुत, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने उस हिसाब से बात की थी। अब देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। मैं ऐसा अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से जो बात कर रहा था, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें ना, मैचअप भी देखें, जो कल मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, आप देखें उनकी बहुत बैलेंस साइड है साउथ अफ्रीका की, आप उनको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। तो और जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं वो कंसिस्टेंट खेलते हुए आ रहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकालें 2024 के वर्ल्ड कप से अभी तक का, वो सबसे डेंजरस साइड है साउथ अफ्रीका। तो जहां क्रेडिट ड्यू होता है वहां देना चाहिए। और वहां पे कुछ लोगों को आई थिंक हमारा ओपिनियन नहीं पसंद आया, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं आया। आप वो लोग भी पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन देते, हमने कभी इस तरह का रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के ओपिनियन को मुझे लगता है रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही जीतता है। और आप इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन देख ले, मैं नहीं कह रहा, आप ओवरऑल उनका कॉम्बिनेशन देख ले। जैसे उन्होंने कल कुलदीप को भी बिठा दिया था, और जो उनका मैच विनर है, चाइना मैन मिस्ट्री स्पिनर होना टीम में एक ब्लेसिंग होती है। और फिर अक्षर पटेल को उन्होंने बिठा दिया, वो तो अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं। और मैं जो उनकी बात कर रहा था कि इनका मुश्किल लग रहा है, आप उनके थ्रू आउट टूर्नामेंट देखें, उनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही थी, इवन छोटी टीमों के अगेंस्ट भी। हालांकि मैं बिलीव करता हूं कि क्रिकेट में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उनकी नीदरलैंड के खिलाफ देख लें, यूएसए के खिलाफ देख ले, उनकी टीम कोलैप्स कर रही थी। और रोहित और विराट के बाद ये इनका पहला आईसीसी इवेंट है, तो वो सही टेस्ट हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। कल जिस तरह आपने बोला है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह कल इंडिया को हराया, पूरे इंडिया में हलचल मच गई है कि लाले पड़ गए सेमीफाइनल के। और यू नेवर नो, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस तरह आपने बोला है कि जिस तरह आज वो खेली है, अब तो उन्होंने अपना रन रेट आसमान को छू लिया है, 250 तो उन्होंने कर दिया है।
अब एक ही चांस है इंडिया के पास, अगर वेस्ट इंडीज दोनों मैच हारे, जो मुझे लगता नहीं है कि वेस्ट इंडीज जिस तरह क्रिकेट खेल रहा, आप उनकी बॉलिंग भी देख लें, उनके बैट्समैन देख लें, जब दिल करता है छक्का मार लेते हैं। उनके पास दो ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी इनिंग को भी लेके जा सकते हैं, शे होप है, ब्रेंडन किंग है, फिर हेटमायर है, वो जब दिल चाहता है सिंगल कर लेते हैं, जब दिल करता है छक्का मार लेते हैं। तो वो अगर आप पूरे एनालिसिस करें और इंडिया की टीम को कंपैरिजन करें, तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि इंडियन टीम के चांसेस कम है जिस ग्रुप में वो है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मुझे बेटर टीम्स लग रही। और अहमद आप बताइएगा ज़रा, कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी भारत की, एक अगर भारत हारे भी तो लैक ऑफ प्लानिंग नहीं दिखती है। कल तो ऐसा लग रहा था कि लैक ऑफ प्लानिंग है, जिस तरीके से बैटर्स आउट हो रहे हैं। ये तनकीद तो हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर करते हैं कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं, स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था। कल क्या क्या हुआ है भारत के साथ, कोई प्रेशर आया, आप किस तरह रीड कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि भारत ने मोहम्मद आमिर का प्रेशर ले लिया है और तो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। देखिए, गलत कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती करते हुए नज़र गंभीर। आप देखें, लाइन से इनके लेफ्टी बैट्समैन आते हैं, तो टीम्स अब क्या कर रही हैं, इनके खिलाफ जो है ना एक ऑफ स्पिनर, इवन दो प्रोफेशनल जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी नहीं होता, माकरम, वो भी आउट कर लेता है। और जब दायरे के अंदर आपके आउट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर पूरी टीम के अंदर आता है। तो कोई इस तरह का बल्लेबाज, जिस तरह विराट कोहली थे, जो कि स्ट्राइक रेट भी नहीं गिरने देते थे, एट द सेम टाइम वो कन्वेंशनली गेम को डीप लेके जाते थे, रन चेस के मास्टर थे, तो उनको निकालने में तो गौतम गंभीर ने जल्दी की, लेकिन उस तरह का कोई प्लेयर नहीं बना सके। देखें, बायलैटरल सीरीज़ के अंदर, छोटी टीमों के अंदर आप चल जाते हैं, वर्ल्ड कप्स, बड़े इवेंट्स के अंदर आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं कि जो आज जिन्होंने करके दिखाया हो, और वो चेज मास्टर था। कल आउट ऑफ शॉट्स नज़र आए बिल्कुल। और जो कुलदीप यादव, जिस तरह आमिर ने भी कहा, उनका मेन बॉलर है, अक्सर मेन बॉलर है उनके, विकेट टेकर नज़र नहीं आया। दुबे के ओवर वो बीच में से कराते हैं, और दुबे को तो पहली बॉल 2 बॉलर डॉट किए करके भी उसको 15 हो गया था। तो एक जेन्युइन बॉलर का उनका दिन खराब होने की देर है, और उसके बाद दुबे जो है उसके 2 ओवर उन्होंने कराने हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप इवेंट्स नहीं जीत सकते हैं। मुझे यही लगता है कि देखें, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गौतम गंभीर का रीसेंट पास देखेंगे तो वो पॉलिटिक्स में चले गए थे। और आपको पता है कि जब आप एक पूरी फील्ड के अंदर चले जाते हैं तो फिर आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना सारा उसके हिसाब से, आपकी मसल मेमोरी वही चीज़ें करती है। और वो पॉलिटिक्स के जाके वहाँ तो कुछ इतना अच्छा कर नहीं सके। उसके बाद वो भारत की टीम के अंदर आके जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स उनको करनी आती है वो इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दी। और उनके बयान खुले पड़े थे, जिस तरह वो सीनियर प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी के बारे में या विराट कोहली जो लिविंग लेजेंड है उनके बारे में वो राय रखते थे। और वो जैसे ही टीम के अंदर आए, उन्होंने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बड़ी खिदमत थी, उनको एक्स किया। फिर विराट कोहली के भाई की ट्वीट जब आई चलते टूर्नामेंट के अंदर, और फिर नारे लगते रहे पूरे स्टेडियम में गौतम गंभीर के अगेंस्ट। तो ये सारे केओस जो है गौतम गंभीर के आने से हुए हैं। हमने तो पहले भी बोला है कि जिस टीम के अंदर पॉलिटिक्स घुस जाती है, जिस तरह आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड नीचे गया। अब वही चीज़ें भारत के अंदर स्टार्ट हो गई हैं। गौतम गंभीर टीम के अंदर पॉलिटिक्स ले आए हैं। गौतम गंभीर जब से आए, आप देखें कोई सीनियर प्लेयर टीम के अंदर बचा नहीं है, ना आयर, ना केएल राहुल, ना कोई संजू सैमसन को वो प्रॉपर चांस देते हैं, और जायसवाल को उन्होंने खिलाया नहीं है। और जो उन्होंने टीम में रखे हुए हैं उनको वो क्या सिखा सकेंगे? इतना सैंपल साइज तो खुद भी गौतम गंभीर का T20 के अंदर है नहीं, खेले हैं कम खेले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के अगेंस्ट जाएंगी। और मैंने पहले भी शो के अंदर बोला है कि ये आखिरी चांस है, जो कि बहुत मुश्किल हो गया है। अब रन रेट को कैचअप करना बहुत मुश्किल है। कहीं साउथ अफ्रीका दोनों मैच हार जाए या वेस्ट इंडीज़ दोनों मैच हार जाए, ये दोनों चीज़ें होती भी नज़र आ नहीं रही हैं। तो अब ऑल इन ऑल ये है कि भारत ने अपने आप को उस डगर पे पहुंचा दिया है, उस होल के अंदर पहुंचा दिया है जहां भारत क्वालिफाई करते हुए बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। और अगर भारत ने क्वालिफाई ना किया, जितनी उनकी क्रिकेटिंग लविंग नेशन है, गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का यही इख्तिताम हो जाएगा। आप राजेश भाई, बहुत कंसिस्टेंटली भारत जीतता रहा है। पिछले वर्ल्ड कप से लेके कल के मैच तक भी कोई मैच नहीं हारा था। पिछले वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा था। होम सीरीज जीती है बैक टू बैक। उसके बावजूद इतना एक मैच हारने के बाद क्या तनकीद ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, या वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीम के अंदर हैं? हारने के बाद एक ड्यू तनकीद हो रही है, क्योंकि भारत में भी बहुत शदीद तनकीद का सामना है भारतीय टीम को। जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनल है इनके पास, लेकिन ये जीतते हुए आ रहे हैं, इसलिए कुछ मालूम नहीं था। और अहमद ने जो बात की विराट की और रोहित,
मेरे ख्याल से जल्दी निकाल गई। लेकिन हमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग यस। किया और फाइनल भी खेला था लास्ट ईयर। वो एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी को किसी के मुल्क में भी जाके हरा सकती है। हम लकी थे कि हमारे पास उन्होंने प्लेयर ही नहीं भेजे थे, हम 2-1 जीत गए थे, और उसमें से 2 या 3 प्लेयर भी नहीं खेल रहे होंगे इस वर्ल्ड कप में। फिर हम साउथ अफ्रीका गए थे, हमें वहां पे भी प्लेयर नहीं मिले थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम जो खेले थे उसमें बॉलिंग में अगर थे, सिर्फ मुबाका खेला था जो कल भी नहीं खेला। तो उनकी तैयारी होती है बिग इवेंट के लिए, बिग टीम के लिए। वो हारे जीते अलग चीज है, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से अपने प्लेयर 2 साल में तैयार किए, स्टब्स को तैयार किया, ब्रेविस को किया, रिकल्टन को किया जो आउटस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद मार्को यंसन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया को उन्होंने मार्क किया हुआ था बिल्कुल। जिस तरह से कल स्लो ओवर पे आउट किया एनगेडी ने, रबाडा ने, जॉनसन ने स्लो ओवर पे किया, और मोस्टली 55 डॉट बॉल के लिए उनकी प्लानिंग थी। साउथ अफ्रीका को यहाँ खरीद देते हैं, उनको मालूम था कि इंटरनल इश्यूज है इंडिया के, लेकिन वो खेल के ही उनको हराएंगे ना। उन्होंने खेल के मार्किंग की हुई थी लेफ्ट हैंडर को किस तरह से आउट करना है और कप्तान पे किस तरह से प्रेशर डालना है। और इनके स्पिन डिपार्टमेंट, पेस और 2 ऑलराउंडर जिस तरह से खेल रहे हैं, मार्को यंसन और बॉश, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को ज्यादा क्रेडिट मिलता है। इंडियन टीम नजर आ रहा है कि उनके पास इश्यूज हैं, उनकी सिलेक्शन में इश्यूज हैं। जायसवाल को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, प्लेइंग 11 में सैमसन को नहीं लेके आ रहे, जैसे बात की है अहमद ने, कुछ प्लेयर और मिसिंग किए हैं उन्होंने। कल कुलदीप यादव या उनके पास अक्षर पटेल तो बनता था, वाइस कैप्टन है, वो खेलता हुआ आ रहा है अक्षर पटेल, उनको ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग के लिए लेके आया, उन्होंने 2 ओवर किए। और कल की टेक्निकल जो चीज दिखी, वो ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए इनके बैट्समैन ब्रेविस और चक्रवर्ती को चार्ज किया। वो सबसे मुश्किल बॉलर था, वो मोस्टली 80% गुगली करता है, वो बाहर खड़े होके उसको टारगेट किया सीधी मारने के लिए। मोस्टली डंडे उड़ते हैं या बोल्ड होते हैं, उनको छक्के मारे सीधे चाहे चौके मारे। तो ये एक नई चीज लेके आए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग उनकी अगर देखी जाए, साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग। और आमिर, पाकिस्तान का भी कल मैच है और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड था उसमें कुछ तब्दीलियां की गई, मैच तो नहीं हो सका। उस पर बात करने से पहले अभिषेक शर्मा के हवाले से जब आपने बात की, स्लॉगर है तो बहुत भारत में तनकीद हुई, उल्टे सीधी बातें भी जैसा कि हमने कहा कि की गई, बट आपने ये कहा था कि जब जाएगा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड खेलने, जहाँ बॉल स्विंग हो रही होगी तो एक्सपोज हो जाएगा, मगर भारत के अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको बैट पैच आप कहेंगे या वाकई रीड कर लिया है बॉलर्स ने? देखिए, वो शाहजेब भाई हाई रिस्क गेम्स खेलता है, हर बॉल चलाता है। मेरा वही कहने का मतलब ये था कि जो बैट्समैन हर बॉल चलाता है, जिसको रख के सिंगल नहीं आता, एक फ्लो में इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं खेल सकते। ये किसी से भी आप पूछेंगे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है वो एक्सपोज करती है आपकी टेक्निक को। आप उसकी टेक्निक देख लें, वो जहां भी हल्का सा स्विंग होता है या उसकी बॉडी लाइन पे बॉल होते हैं, वो स्ट्रगल करता है। वो या तो ऑफ स्टंप के बाहर ढूंढता है या मुंह में ढूंढता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो बॉलर्स होते हैं, जैसे राशिद भाई ने बोला है कि साउथ अफ्रीका ने मार्क किया हुआ था आपको, आपकी टेक्निक को वो मार्क करते हैं। और हर रोज ये जो क्रिकेटर जो इस तरह की बारियां खेलते हैं, वो 10 में से 1-2 लग जाती है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। जब वो खेलेंगे 30 बॉलों में शायद 70 भी कर दें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जो रिस्क के चांसेस हैं, जो उनके फेलियर के चांसेस हैं, वो हमेशा हाई रहेंगे। अगर वो अपनी गेम को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी टेक्निक को डेवलप नहीं करेंगे, वो हमेशा इसी चीज को फेस करेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल बॉलर होता है वो ब्लाइंड प्लान से तो नहीं आएगा ना, वो अपना प्लान लेके आएगा कि मैंने किस किस बैट्समैन को कहां कहां। आप रबाडा को देख ले, पहले 4 बॉल उसने उसकी बॉडी में किए और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं लेग साइड पे खेलूं या ऑफ साइड पे खेलूं। और ये अभी अहमदाबाद की ये वो विकेट है जहां 200 प्लस रन होते हैं, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे थे। जहां हल्का सा स्लो विकेट आएगा या स्विंग होगा, तब ये क्या करेंगे। और आमिर ये बताइएगा, पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच बराबर हो गया। ज़ाहिर आप सबका मैं तबसरा सुन रहा था कि पहले इसे डिसाइड कर लेते हैं। टॉस के ऊपर आप सबने जो कहा कि बारिश हो रही थी, बेहतर था कि पाकिस्तान पहले जो है वो बजाय इसके कि बैटिंग करता, पाकिस्तान बॉलिंग करता, ताकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता। बट टीम के हवाले से ख्वाजा नाफे को एक चांस दिया, ड्रॉप कर दिया, बाबर को रखा, फिर दोबारा फ़खर को ले आए और अबरार को ड्रॉप रखा। शादाब टीम में कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि तनकीद यही हो रही थी कि बारिश हो गई, बच गया पाकिस्तान। देखें शाहजेब भाई, हम तीनों पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कॉम्बिनेशन नहीं है सही। अब वो जीत जाए तो ब्लेसिंग है, रमजान भी चल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है। T20 यू नेवर नो ऑन द डे क्या होता है। लेकिन आप क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। अहमद, राशिद भाई, हम तीनों यही कह रहे हैं, या तो प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ या साथ एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालो। बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। कल आप देख लें, जैसे अहमद ने बात की, डुबे एक्सपोज हुआ है ना, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता बड़ी टीमों के अगेंस्ट। आपको पूरी बैटिंग और पूरे बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। आपको समझ ही नहीं आ रही
कि किसको कहां पे खिलाना है। आपने नामीबिया के खिलाफ नाफे को खिलाया, फखर को बिठा दिया। अब अगला मैच फखर खेल रहे थे, या तो फिर आप फखर पूरा टूर्नामेंट आपने बाहर बिठाया, नामीबिया के खिलाफ उसको खिलाते, वो बारी भी करता, उसको कॉन्फिडेंस भी आता, उसको पता चलता हाँ मैं टूर्नामेंट में हूं। तो आप ये ब्लंडर्स कर रहे हैं। जैसे आपने टॉस की बात की, इंडिया वाले मैच में हमने इसलिए कहा था कि वो ड्राई कंडीशन थी, तो आप टॉस जीत के पहले बारी करो। अब जब टॉस हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बारिश हो रही थी और आपको पता भी नहीं है कि कितने ओवर की गेम्स होगी, आपने बैटिंग कर ली। तो ये ब्लंडर्स आपको, बड़ी टीम है इंडिया, बहुत बड़ी टीम है, आप देख लें कल उन्होंने ब्लंडर्स किए, साउथ अफ्रीका ने उनको आगे लगाया। इंग्लैंड नो डाउट कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, लेकिन ऑन द डे उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं जो आपकी टेक्निक को भी, आपके प्लान्स को भी एक्सपोज करेंगे। अहमद आप बताइएगा, हुआ नहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, मगर तनकीद बहरहाल हो रही है कि कल पाकिस्तान को जो मैच नहीं हुआ उससे भी कोई तनकीद देख के कुछ लर्न करते हुए कुछ तब्दीली करनी चाहिए। जी ज़रूरी बात है, लर्न तो आप करते ही हैं। ये तो हमें समझ नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया का मंत्रा ये है कि जब बारिश हो रही हो तो आसानी हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। जब आप दूसरी बारी कर रहे हो तो स्कोर बोर्ड होता है, उस पर सारा क्रैकडाउन आ जाता है कि इतने ओवर्स में आपने इतने स्कोर करने हैं, जो कि पहली बारी में नहीं होता। पहली बारी में आपको हर ओवर के अंदर, हर बॉल पे रिस्क लेना होता है, इसी चक्रों में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लें। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान का शायद वो मंत्रा डिफरेंट है, जो पूरी दुनिया को समझ नहीं आता, जो उससे अलहदा है, जिसमें पाकिस्तान ने पहले जो है ना टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद किया। फिर उसके बाद आपने खुद ही बात की है कि जिस तरह बाबर की जगह नाफे आए, उसके बाद फ़खर आ गए। कोच कहते हैं कि सर्कल के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर 100 का जो है ना स्ट्राइक रेट है बाबर का, तो वहाँ पे वो रिक्वायर नहीं है। फिर कोच ये भी कहते हैं कि 10 ओवरों के बाद भी वो रिक्वायर नहीं है, तो वो 6 ओवरों के बाद जो 4 ओवर है वहाँ पे बाबर रिक्वायर है, उसके लिए खिलाया हुआ है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है उनके स्टेटमेंट की, और अपने स्टेटमेंट की इसके साथ उनको टीम में भी रख रहे हैं। या तो उनको प्रॉपर रोल दें, अगर उनका रोल ये 4 ओवरों का है तो बेहतर है कि इम्पैक्ट प्लेयर को डाला जाए। ख्वाजा नाफे आ जाएं उनकी जगह पे, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, चाहे वो 15, 20, 25, 30, 35 जितना भी करेंगे, वो इम्पैक्ट छोड़ेंगे मैच के अंदर और आपकी टीम को उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। ऑलरेडी फ़खर आपके पास आ गए हैं, 2 बैट्समैन अगर ये आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपको, जिस तरह आमिर ने बोला है कि आधा तीतर आधा बटेर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप प्रॉपर, आपकी बैटिंग ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, फिर आप बॉलर्स खिला सकते हैं, नशीम शाह को लेके आ सकते हैं, इब्रार को शादाब की जगह आप लेके आ सकते हैं। तो ये 3 चेंजिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के अंदर। जिस तरह बड़ी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, वो आपको स्निफ नहीं देती है, आपको उनके अगेंस्ट स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ता है जो प्रेशर को हैंडल कर सकें और प्रेशर गेम को एनालाइज कर सकते हैं और प्रेशर सिचुएशन में मैच फिनिश कर सकें। और नसीम शाह मुझे लगता है कि टीम के अंदर आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डेप्थ का कोई बॉलर मौजूद नहीं है। पावर प्ले के अंदर तो चलो साइम भी कर रहा है, लेकिन साइम के पावर प्ले के अंदर जब ये बॉल करता है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो साइम की आदत है कि वो 2 चौके अगर उसको मार दो तो अगले 2 वो खुद खा लेता है। तो पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा गैम्बल कर रही है। मेरा ख्याल है कि सेफ चलना चाहिए, अच्छी टीम अंदर डालनी चाहिए, और जिसमें अबरार आ जाएंगे शादाब की जगह, नसीम शाह आ जाएंगे फ़हीम की जगह, क्योंकि फ़हीम की बारी नहीं आ रही है, फ़ायदा ही कोई नहीं है, आपने उसको इतना नीचे रखा हुआ है। और ख्वाजा नाफे आ जाएंगे बाबर की जगह, तो आपकी बैटिंग भी पूरी हो जाएगी, आपकी बॉलिंग भी पूरी हो जाएगी, और फास्ट बॉल स्पिनर भी पूरे और फास्ट बॉलिंग भी पूरी हो जाएगी। राशिद भाई आप क्या कहिएगा, कल क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, टीम तो खेलेगी जो खेलेगी, वो पता है कि माइक हसन क्या टीम चलाएगा, लेकिन इनको जरूरी है कि हम एक जगह बहुत पीछे हैं इंग्लैंड की टीम से। इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रही और हम भी नहीं अच्छा खेल रहे। मिडिल ओवर हम अच्छा नहीं खेल रहे, हम लोग तकरीबन 119 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और इंग्लैंड यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे करने के लिए, इनको कवर करने के लिए हमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर डालने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो बैट्समैन है जितने भी हैं, हैरी ब्रूक है या नीचे जैक खेल रहा है, तो ये सारे, या सैम करन है, ये बहुत ही अच्छे हैं अगेंस्ट स्पिनर भी। यहाँ पे स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। यहाँ पे शादाब बॉल कर रहे होंगे या नवाज उस वक्त बॉलिंग कर रहे होंगे। अगर इनको मार लगती है तो आपके पास सिर्फ उस्मान तारिक रह जाएंगे। मिडिल ओवर की 7 से 16 ओवर तक पाकिस्तान को सोचना चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़िम तज़किया आपने। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी की हालिया लहर में एक बार फिर शिद्दत आने के बाद हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई की और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी जराए दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के 3 सूबों नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में
इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 80 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान तालिबान से मुतालबा करता रहा है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, और पाकिस्तान का यह भी मौक़िफ़ रहा है कि अफगान तालिबान कलअदम TTP समेत दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत कर रहे हैं, और ये दहशतगर्द अफगान सरजमीन का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कर्क में FC के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया, जिसमें 5 एहलकार जख्मी हो गए, और जब जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस पर भी फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस में मौजूद जख्मी समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। इसके अलावा SPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान ने बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की, मगर फिर अफगान तालिबान के रवैये से मुसलसल मायूस होने के बाद गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान वाज़ेह कर रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों से गुरेज नहीं करेंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, और हालात बहुत कशीदा हो गए थे, सरहदी झड़पें हुई थी, और तब से मामूल की आमदोरफ्त और तिजारत के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सरहद भी बंद है। इस दौरान दोस्त ममालिक की मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा हल करने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। कतर और तुर्की की सालिसी में पहले दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ, फिर इस्तांबुल में 2 राउंड्स हुए, मगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। इसके अलावा सऊदी अरब की सालिसी में भी मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मगर उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए। रवां महीने 6 फरवरी को इस्लामाबाद में एक और खुदकुश हमला हुआ। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में होने वाले इस खुदकुश धमाके में 31 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें एक सिविलियन और 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 12 दहशतगर्द भी हलाक कर दिए गए। इसके बाद 21 फरवरी को यानी परसों बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामा शाह शहीद हो गए। फिर उसी रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदरदों के ठिकानों पर फिजाई हमला कर दिया, जिसकी तस्दीक करते हुए वजारत इत्तलात ने हफ्ते की रात को अपने एलामिये में बताया कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू के वाक़यात, और आज माह रमज़ान के दौरान बनू में एक और वाक़या शामिल है। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान के पास वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि ख्वारिज ने ये कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडलर्स के कहने पर अंजाम दी। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, उनके साथियों और दाइश खुरासान ने कबूल की। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान रजीम पर जोर डाला कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज के हाथों अफगान सरजमीन का इस्तेमाल ना होने दें, मगर अफगान तालिबान रजीम कोई मौसर इक़दाम करने में नाकाम रहा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान ने जवाबन सिलेक्टिव कार्रवाई करते हुए खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पाक अफगान सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान, उनके साथियों और दाइश खुरासान के 7 दहशतगर्द कैंप्स और ठिकानों को निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान उबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को करता है और दोबारा कहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और ख्वारिज और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत और सलामती सबसे पहले और सबसे अहम है। पाकिस्तान ये भी तवक्को करता है कि आलमी बिरादरी मस्बत और तामीरी किरदार अदा करे और तालिबान हुकूमत पर जोर डाले कि वो दोहा मुआहदे के तहत अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने देने से रोकने के अपने वादों की पासदारी करे, जो इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वजारत इत्तलात के एलामिये के अलावा सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की गई। 3 सूबों नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में TTP के 7 मराकिज़ को तबाह किया गया। कार्रवाई में 80 से ज़्यादा ख्वारिज के हलाक होने की इतला कन्फर्म्ड है। तबाह किए गए मराकिज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार, खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार, खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार, खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तीका और खारजी मुखलिस यार मरकज़ पख्तीका शामिल हैं। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने
सेनेट में अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में फिजाई हमले किए हैं, जिसमें 100 से जायद दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हैं। हम अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। करलाई में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बनू और बाजोड़ में खुदकुश हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। 2 जगह के ऊपर अफगान शहरी हैं। करलाई में जिस शख्स ने हमला किया उसका जो कंट्रोल था, जो उसके हैंडलर थे, वो भी सारे अफगानी थे। लिहाजा ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाए। 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से जायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अल-ख्वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। ये जो स्ट्राइक्स थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और ये बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं है। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एक एक शहीद का, खा वो सिविलियन हो, खा वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस से, उसके खून का बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ अफगान तालिबान पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों को इश्तियाल अंगेज़ और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। अफगान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर को तलब किया और एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया। इसके अलावा तालिबान हुकूमत मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों का जवाब देने की धमकी भी दे दी है। अफगान वज़ारत दिफा के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की सलामती को यकीनी बनाना एक जायज़ और कौमी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आम अफगान शहरी अब थक चुके हैं, वो परेशान और खौफज़दा हैं। वो नहीं चाहते कि अलकायदा या TTP जैसे दहशतगर्द गिरोहों की वजह से उनके मुल्क पर बमबारी हो। वो उन फैसलों और तनाज़ात की कीमत चुकाते चुकाते तंग आ चुके हैं जो उनके बस में नहीं हैं। समी यूसुफ़ज़ई की पोस्ट के मुताबिक अफगान शहरी अमन, इस्तेहकाम और ऐसा मुस्तक़बिल चाहते हैं जहाँ उनका मुल्क इलाकाई और आलमी ताकतों का मैदान जंग ना हो। मेरी मालूमात के मुताबिक कल और आज काबुल में होने वाले तवील इजलासों के बाद अफगान तालिबान के बहुत से अरकान पाकिस्तान की हालिया बमबारी पर सख्त गुस्से में हैं। ताहम पाकिस्तान को इसी तरह का जवाब देने में वो खुद को बड़ी हद तक बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि बराह रास्त जवाबी कार्रवाई वसी वायलेंस को जन्म दे सकती है और मामला बड़े तसादुम में बदल सकता है। ज़्यादा इम्कान यही है कि वो बड़े पैमाने पर जवाब देने के बजाय अवामी दबाव पर पाकिस्तानी अफवाज के साथ सरहद पर महदूद झड़पें कर सकते हैं। अफगान तालिबान का असल खौफ यह है कि अगर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को टारगेट करना शुरू कर दिया और तालिबान क़यादत को सज़ा देना शुरू कर दी तो ये तालिबान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। समी यूसुफ़ज़ई की पोस्ट के मुताबिक ज़्यादातर आम अफगान शहरी पाकिस्तान की बमबारी में हलाकतों पर शदीद गुस्से में हैं, लेकिन साथ ही वो अफगान तालिबान से भी नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका ख्याल है कि तालिबान की सख्त पॉलिसियों और कमज़ोर सिफारतकारी ने बार बार अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के लिए जवाब पैदा किया है, जैसे कि पहले 2001 का तसल्लुत और अब पाकिस्तान की बमबारी। और इन सब का नुकसान आखिरकार गरीब और बेबस अफगान शहरियों को ही उठाना पड़ता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार फिरदौस साहब, ज़ाहिर है सूरत हाल ये है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की और उस कार्रवाई को ओन भी किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इनकार कर रहा है या फिर ना कन्फर्म कर रहा है ना डिनाई कर रहा है। दरमियान में ये सूरत हाल हुई, सालिस बीच में आए, तुर्की में का मामला हुआ, मगर फिर सऊदी अरब की तरफ से हुआ कि जी वो जब सालिस बने हैं तो शायद मामला आगे बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ है कि नौयत यहाँ तक पहुँची है? देखें शाहजेब, एक तो डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स थे और उसके जो दिखाने का तरीक़ाकार है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि किस तरह जो आखिरी डेलीगेशन वहाँ पर था सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो फ़ौजी थे उनको किस तरह जो है वो पोर्ट्रे किया और फिर दिखाया सोशल मीडिया के ऊपर। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप कि अफगानिस्तान जो है वो किस किस्म के डेटरेंस अपनी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वायलेंस की ट्रैजेक्टरी देखें और अपना वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो देखें, उसके ऊपर वायलेंस का जो एक ग्राफ है वो मुसलसल तौर पर जो है वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब मजबूए तौर पर जब आप खिते की सिचुएशन देखें तो ये केपी तक तो महदूद नहीं है। हालिया दिनों के अंदर जो बलोचिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत और उसके इंटेलिजेंस इदारे ये समझते हैं कि ये भी अफगानिस्तान से ही ऑर्केस्ट्रेटेड है। तो ये कंटिन्यूअस किस्म का एक आउटफ्लो जो है पाकिस्तान की तरफ और ये अटैक्स होना इस बात की निशानदेही थे कि पाकिस्तान कब जो है ये काम जो है वो करेगा। हालांकि जो सालिसीन थे उन्हीं की वजह से ये एक फ्रेजाइल सीज फायर था जो सस्टेन था। लेकिन मेरे ख्याल में जो बाजोड़ के अंदर इंसिडेंट हुआ और उसके ऊपर जो उसके बाद जो साउथ केपी के अंदर जो कर्नल साहब की जो है वो शहादत है और कंटिन्यूअस जो है वो मिलिट्री पोस्ट के ऊपर अटैक
वो मेरे ख्याल में इस नेट तक बातें पहुंच गई कि जितनी बैकडोर चैनलिंग थी उन्होंने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए। और मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से ये बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि के अंदर जो बातचीत हो भी रही थी उसमें भी बहुत सारे चैनल जो है वो आप कट चुके हैं। हालांकि जिस टाइम पर पाकिस्तान ने ये सारा काम जो है वो किया अफगानिस्तान के अंदर और उसको ओन किया, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये तकरीबन 5वीं बार है, कुछ एक्नॉलेज कुछ अनएक्नॉलेज, लेकिन ये 5वीं बार है पाकिस्तान ने इसको फुल तरीके से जो है वो ओन भी किया है और उसको माना भी है कि हमने किन किन जगहों पर जो है वो अटैक किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो बैकग्राउंड के अंदर निगोसिएशंस थी उसको दोबारा कराने की जो है वो कोशिश की गई, जिसको पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जो है वो रद्द किया है और कहा है कि जब तक कोई टेंजिबल सॉल्यूशंस जो है वो सामने निकल कर नहीं आते तब तक जो है यही मोडस ऑपरेंडाई जो है वो रहेगा। मेरा जाती ख्याल अगर आप जानना चाहें तो जितने ऑफिशियल से मेरी बात हो चुकी है दोनों साइड्स के ऊपर और कुछ उसमें इंटरनेशनल जो ऑफिशियल्स की जो है इन्वॉल्वमेंट थी, मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप के अंदर अब कोई रीसेट का जो है कोई बटन जो है वो रहा है। यहाँ से मजीद चीजें जो है वो एस्केलेशन की तरफ ही जाएंगी। मतलब जब आप कहते हैं कि रीसेट का कोई चांस नहीं है मजीद एस्केलेशन की तरफ, तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करता है तो ज़ाहिर है अफगान तालिबान पर दबाव पड़ता है कि जी आपकी सरहद के अंदर आकर एक दूसरा मुल्क कार्रवाई कर रहा है, तो क्या ये साइकिल नहीं हो सकता कि उन पर अगर दबाव पड़ रहा है वो टीटीपी पर दबाव डालें और फिर दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ? आपको लगता है वो नहीं होगा, ये मजीद एस्केलेट करेगा? और अगर करेगा तो फिर वो क्या होगा कि वहाँ से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे पाकिस्तान, यहाँ से जवाबी कार्रवाइयाँ फिज़ाई कार्रवाइयाँ कर रहा होगा? लगता तो ऐसे ही लॉजिक, लिहाजा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक एज है उसके अंदर कैसी ऐसी रिगरस डिप्लोमेसी जो है वो क्रिएट की जाए कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो एक सस्टेन्ड एंटिटी है, जो एक ग्रे एंटिटी है, पाकिस्तान को कंटिन्यूस जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा रही है, तो उसको कैसे जो है वो बदला जाए या उसके अंदर वो चेंजेस जो है वो की जाएं जिसके जरिए जो है ये सारा प्रॉब्लम जहाँ से क्रिएट हुआ उसी को जो है वो जाकर अटैक भी किया जाए या उसमें कोई बदलाव जो है वो पैदा हो। अगले 6 महीने जो है वो लगता तो नहीं है कि ऐसी कोई मेजर चेंजेस जो है वो आएंगी, लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल है। दूसरी बात यह है कि काउंटर टेररिज्म ऑप्स इस टाइम पर रोकना, क्योंकि 3.5 महीने से ये खामोशी थी जब से आखिरी नेगोशिएशंस हुई और आपके प्रोग्राम पर ही हमने आखिरी बार इस पर जो है वो बात की थी। उसके बाद अब दोबारा हम बैठकर वही बात जो है वो दोबारा दोहरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और जितने हुक्काम से मेरी जो है वो बातचीत हुई है कि इस साइलेंस को तोड़ना अब जो है वो नागजीर हो चुका था और अब इसको कंटिन्यूड रखना भी नागजीर हो चुका है, क्योंकि अगर यहाँ से आप वापसी की तरफ जो है वो आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस का जो ग्राफ है उसमें मजीद जो है बतदरीज इजाफा नजर आता है और सिर्फ ये पेरिफेरीज पर नहीं कि बॉर्डर एरिया पर नजर आएगा, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान हुकाम की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं उसमें कंटिन्यूस ये बात की जा रही है कि हम इसको उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर पाकिस्तान को दुख होगा, यानी अर्बन वायलेंस, शहरी वायलेंस की तरफ जो है जाने का उन्होंने जो है वो अंदिया दिया है। तो फिर क्या एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जो जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग हो रही हो और ज़ाहिर है अब उनकी इतनी मिलिट्री सलाहियत तो नहीं है, मगर ये कहाँ जाके फिर बात रुकेगी? अल्टीमेटली बात आएगी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे और अगर हम खुल के जो है मुकम्मल तौर पर इस पर जो है वो बात करें तो जो बोर्ड ऑफ पीस का आंसर है वो बहुत क्रिटिकल है सारे मामले को देखने के लिए, क्योंकि यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की बार बार जो है रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं, उसने कोई फायदा नहीं दिया, ना उसमें कोई मूवमेंट नजर आती है। प्लस जो इस टाइम पर हालात जो है वो बनते हुए आ रहे हैं यूरोप के अंदर या फिर जो है यूएस के अंदर या ग्लोबली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें अफगानिस्तान जो है वो बैक बर्नर पर चला गया है। जब तक इस इशू को दोबारा जो है वो जिंदा नहीं किया जाए तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई मूवमेंट आगे रखना जो है वो एक कंटिन्यूस साइकिल में हम चलते रहेंगे और इसी तरह होगा कि एक लो स्केल इंसर्जेंसी जो है वो बॉर्डर एरियाज पर नजर आती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसमें डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और आइंदा चंद रोज़ के दौरान इस बात का भी फैसला मुतवक्के है कि खित्ते में कोई बड़ी जंग होगी या नहीं, क्योंकि अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान पर हमले की तैयारियां कर चुका है, जिसके जवाब में ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का दावा सामने आ रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करने वाले मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर के मुताबिक जुमेरात को एक बार फिर जेनीवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं और मुआहदे को हतमी शक्ल देने की जानिब मस्बत कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी जुमेरात को मुज़ाकरात की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने कहा है कि ईरान अभी एक प्रपोजल पर काम कर रहा है और ईरान की सियासी क़यादत ने अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी है। जबकि यह खबर सामने आ रही है
कि ट्रंप इंतजामिया को उम्मीद है कि उन्हें यह प्रपोजल मंगल तक मिल जाएगा, जिसके बाद अमरीकी वफ्द जुमेरात को मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। इस सारी सूरत हाल में कल ईरान के सदस्कियान ने मुज़ाकरात के हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ और हौसला अफजा सिग्नल्स मिले। ताहम हम अमरीकी इक़दामात पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि वो अभी तक प्रपोजल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हम इस ड्राफ्ट को इस तरह से बना रहे हैं कि इससे दोनों फ़रीक़ैन के ख़दशात दूर हो सकें। अब्बास इराक़ची के मुताबिक उन्हें यकीन है कि इस प्रपोजल पर जेनीवा में बातचीत होगी और दोनों फ़रीक़ एक मतन पर काम करेंगे ताकि जल्दी मुआहिदा किया जा सके। Well, you said on Friday that you would have a draft proposal within 2 to 3 days. Well, we are still working on that, and we are trying to make it something which can accommodate both sides' concerns and interests. And we are working on those elements. And I believe that when we meet, probably this Thursday in Geneva again, we can work on those elements and prepare a good text and come to a fast deal. This is my understanding. I see it quite possible. So I hope that when we get there, we are prepared to talk and negotiate on those drafts. अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात से पहले मंगल यानी कल तक ईरानी प्रपोजल की मुंतज़िर है, जिसके बाद ही अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकार जुमेरात को जेनीवा में मुलाकात करेंगे ताकि ईरान की जानिब से पेश किए गए जौहरी मुआहदे के तफसीली प्रपोजल पर बातचीत की जा सके। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को उम्मीद है कि उन्हें यह प्रपोजल मंगल तक मौसूल हो जाएगा। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये सिफारती कोशिश के लिए सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दिया जाने वाला आखिरी मौका होगा। इससे पहले कि ट्रंप एक बड़ी फौजी कार्रवाई का हुक्म दें जो बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बना सकती है, एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने मुजव्वज़ा मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन यह भी कहा कि ट्रंप इंतजामिया अब भी ईरान के प्रपोजल का इंतजार कर रही है। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अगर ईरान कोई मुसविदा पेश करता है तो अमरीका जेनेवा में मुलाकात के लिए तैयार है ताकि तफसीली मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें और देखा जा सके कि क्या कोई जौहरी मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी अहदेदार ने इस बात की भी तस्दीक की कि ट्रंप इंतजामिया और ईरान मुकम्मल जौहरी मुआहिदे से पहले एक अबूरी मुआहिदे के इम्कान पर भी बात कर सकते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की क़यादत करने वाले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया है कि हमले का हुक्म देने से पहले सिफारतकारी को एक मौका दिया जाए, जबकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने अब्बास इराक़ची को बताया है कि ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान की सरज़मीन पर यूरेनियम की अफजोदगी ज़ीरो हो, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अमरीका ईरान की ऐसी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है जिसमें अलामती अफजोदगी शामिल हो, बशर्ते कि ईरान साबित कर सके कि यह मनसूबा न्यूक्लियर हथियार तक पहुँचने के तमाम रास्ते बंद कर देगा। इस सारी सूरत हाल में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से ये क़यासराइयाँ भी सामने आ रही हैं कि एक मुआहिदे पर पहुँचने से पहले फ़िलहाल दोनों ममालिक के दरमियान एक आर्जी मुआहिदा भी हो सकता है, मगर आज ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इन क़यासराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने तेहरान में हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्जी मुआहिदे की कोई बुनियाद नहीं है, किसी भी मुआहिदे के मतन की तैयारी मुश्तरका कोशिश होती है। हम इस वक्त अपना मौक़िफ़ तैयार करने के मरहले में हैं और उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिनों में मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। इस्माइल बकाई ने इस दौरान ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को तूल देने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान तवील मुज़ाकरात से फ़ायदा नहीं उठाता। मुज़ाकरात हमारे लिए उसी वक्त मुफीद हैं जब वो किसी नतीजे तक पहुँचें। अक़ल का तकाजा है कि हम जल्द अज जल्द पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करने में संजीदा और पुरअज़म है और हम ये अमल उसी वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमें महसूस होगा कि इससे कोई नतीजा निकल सकता है। एक तरफ मुज़ाकरात पर जोर दिया जा रहा है तो दूसरी जानिब दोनों ममालिक की तरफ से फ़ौजी कार्रवाई की तैयारियां भी जारी हैं। अमरीका ने ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र खित्ते में बड़े पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान मुंतकिल कर दिया है, जबकि ईरान भी मुसलसल धमकियां दे रहा है कि किसी हमले की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ऐसे में हफ्ते को एक इंटरव्यू के दौरान सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे और ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की क़यादत करने वाले स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सदर ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर वो बहुत तजस्सुस का शिकार हैं कि खित्ते में अमरीका की इतनी बड़ी फौजी ताकत के बावजूद ईरान ने मुज़ाकरात में अब तक हार क्यों नहीं मानी।
We have red lines here from the U.S. How about over with Iran? The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do. And yet it's hard to sort of get them to that place. ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने स्टीव विटकॉफ के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर ईरान का झंडा पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा कि आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों हार नहीं मानते, क्योंकि हम ईरानी हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।